अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अपने अतिथि। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने अपनी कहानी से कई लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। ये कहानी उस युवा किसान की है जिसने खेती को न सिर्फ अपनी पहचान बनाया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल भी कायम कर दी। हम बात कर रहे हैं युवा किसान सुमित डागर की। सुमित डागर का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें अपने खेतों और मिट्टी से गहरा लगाव था। हालांकि सुमित की पढ़ाई जिस क्षेत्र में हुई, उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ा। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर उन्होंने अपने साथ साथ और लोगों को भी रोजगार दिलवाया। क्या है उनकी कहानी, आज जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सुमित जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुमित जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक श्रवण माध्यम है जिस पे लोग हमें सुन सकते हैं। लेकिन सुमित जी की पर्सनालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो किसान की छवि हमारे दिमाग में आती है कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो कि हल के साथ खड़ा है या तो अपने बैलों के साथ खड़ा है और खेत में है। लेकिन सुमित जी की पर्सनालिटी वैसी नहीं है। इज अ वेरी यंग मैन और काफी अच्छे दिखने में भी हैं। तो सुमित जी, ये जो बदलाव है सोच का भी, ये कैसे आपके अंदर आया और कैसे आप किसानी की तरफ चले गए? किसानी का शौक तो हमेशा से था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर किसान परिवार में जो किसान के बच्चे हैं उनको किसानी का शौक होना चाहिए। हम हमेशा किसान के बारे में सुन के खुश होते हैं, उनके गाने सुनते हैं, उनके ऊपर मूवीज़ देखते हैं, लेकिन किसानी करने से डरते हैं। तो हम किसानी करने से डरेंगे तो फिर किसानी करेगा कौन? मैं अपने दादा के साथ ज़्यादातर समय बिताता था और मेरे दादा खेती करते थे। दादा के बाद मम्मी ने वो टेक ओवर लिया क्योंकि पिताजी जो है प्राइवेट जॉब करते थे, तो मम्मी खेती करती थी और मैं मम्मी के साथ समय बिताता था। और हमारे परिवार में यही था कि आपको नौकरी करनी है, आप नौकरी करेंगे तो हमारा उत्थान होगा, हमारे पास पैसा आएगा, हम थोड़े से अमीर हो सकते हैं। और मुझे खेती का बहुत शौक था। उसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक बार दादी और मम्मी दोनों बैठे थे और वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि तू करना क्या चाहता है। तो मैंने एक दिन शायद मैं सोचा कि आज सच बोल ही देता हूँ इनको। मैंने बोला कि ये सुबह जो मैं भैंस और गाय खोल के लेके जाता हूँ ना और जोड़ में नहला के लाता हूँ, मुझे यही बहुत अच्छा लगता है, मैं यही करना चाहता हूँ। तो दोनों रो पड़ी कि तू कह रहा है, ये नहीं चलेगा, तो तुम्हें नौकरी ही करनी है और नौकरी करने से ही हमारा उत्थान होगा। खेती में हम और गरीब हो जाएंगे। क्योंकि खेती में क्या था कि एक तो हम खेती को एक अलग रूप से लेते थे। हम अनाज उगाते थे और अनाज को बेचने के लिए मंडी जाते थे। मंडी में हमेशा से दाम का एक लड़ाई रही है, आज भी किसान लड़ रहे हैं दाम के लिए। और किसान वही खेती करते थे जो सभी किसान एक साथ करते थे। तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत थी और वो हम लेके आए मैम। एक बड़ा बदलाव जिसकी तरफ आपने कदम बढ़ाया। अब जैसे कि आपने कहा कि नौकरी चाहते थे आपके घर वाले की नौकरी करें, तो नौकरी भी तो आप करते थे, आप एक शिक्षक थे। जी मैम। फिर क्यों शिक्षक बने जबरदस्ती, या उसमें मन था, या क्या आपने घर के प्रेशर से किया? नहीं, ज़बरदस्ती उसको नहीं कह सकते। उसमें 12वीं के बाद एक जेबीटी होती है, वो जेबीटी की गई और मैं शिक्षक बन गया। शिक्षक बनने के बाद मैंने 10 साल वो नौकरी की और मैं उसके साथ भी खेती कर रहा था कंटिन्यू। वो एक पार्ट टाइम खेती चल रही थी, लेकिन मुझे फुल खेती करना था। मुझे पूरा समय अपना खेती को देना था और मुझे लोगों को कुछ अच्छा देना था। मैं लोगों से मिलता था या बातें करता था, तो ये था कि हमें बेहतर खाना देना है। मैं अपने घर पे बैठ के ये बातें कहता था कि मुझे लोगों को बहुत अच्छा खाना देना है, चाहे मैं एक रेहड़ी लगाऊं और उस पर खुद खाना बना के मैं लोगों को दूं। तो बोले ये बातें कैसी कर रहा है, रेहड़ी लगा या वो। तो बोले हम क्यों ना अपने खेतों में खेती स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ये बढ़िया है, हम खेती शुरू करते हैं। मैंने झट से अपनी नौकरी से रिज़ाइन दिया और खेती अगले दिन से खेती शुरू कर दी थी। फिर रिजाइन के लिए घर वाले मान गए? हाँ, घर वालों ने मेरे पूरा सपोर्ट किया। मेरी माँ ने और मेरी पत्नी ने, दोनों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया मैम। जी, आपकी पत्नी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, हाँ। तो उनकी टेक्निक्स का भी कुछ काम फायदा मिलता है आपको आपके बिल्कुल, काम में? वो काफ़ी टेक्निक्स मुझे देती है और काफ़ी मुझे गाइड भी करती है और उनकी गाइडेंस का ही आज ये नतीजा है कि हम ये कर पाए मैम। जी, धाम ऑर्गेनिक आपने स्टार्ट किया। जी मैम। प्रेरित कैसे हुए इसके लिए, प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा यही थी कि हमने लोगों को, जैसे हमने खरबूजा लगाया था और हमने लोगों को घर घर पे खरबूजा पहुंचाया पहली बार। और ये लॉकडाउन की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन लग चुका था और सब किसान परेशान थे और हमने खरबूजा लगा रखा था। तो हमारे नज़दीक द्वारका लगता है,
हमने द्वारका की एक सोसाइटी में अपना खरबूजा बेचना शुरू किया और उन लोगों को इतना अच्छा खरबूजा लगा कि उनका दिल खुश हो गया। वो इतनी अप्रिशिएशन करते थे कि वो इतना बड़ा बड़ा एक मैसेज हमारे पास लिखते थे। तो हमने वहीं से फिर हमने कहा कि हम लोगों को घरों में ही अपना जो है सामान तैयार करेंगे और लोगों को घरों में ही बेचेंगे। एक अच्छा बेहतर सेहत हम लोगों को घरों में भेज रहे हैं। एक किसान का और ग्राहक का रिश्ता हमेशा से होना चाहिए मैम। जब आप खाना खा रहे हैं, आपकी थाली में जो मिश्रित खाना है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये खाना कहाँ से तैयार हुआ है। ये किसी रेस्टोरेंट में तैयार नहीं हुआ है, ये किस किसान ने तैयार किया है और किस भावनाओं के साथ तैयार किया है, वो आपके साथ अटैच है या नहीं है। अगर वो अटैच होगा तो वो उसमें कुछ भी गलत नहीं डालेगा। आज हम एक खतरनाक मोड़ पे खड़े हुए हैं। भारत को कैंसर की एक राजधानी घोषित किया गया है। हर इंसान बीमार है, सुबह से लेकर शाम तक दवाइयाँ खा रहा है और उन दवाइयों को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बीपी, शुगर, ये एक नॉर्मल बीमारी हो चुकी है, ये नहीं होनी चाहिए। जब आपका किसान जाग जाएगा, आप अपने किसान के साथ जुड़ जाओगे, तो ये आपकी सारी दवाइयाँ उठा के बाहर फेंक देना। आपका फूड ही मेडिसिन है। आप इस बात को मानते हैं अपने अनुभव से? आपके बिल्कुल। अनुभव में, जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे वक्त से आप अच्छा खाना लोगों को खिला रहे हैं, आपको कुछ अनुभव मिले लोगों के ऐसे? बहुत ही बेहतरीन मुझे अनुभव मिले इसके साथ। मेरे एक दिन सुबह उठा तो मेरे फ़ोन में 3500 रुपये आ रखे थे कहीं से। तो मैं हैरान था, ये 3500 रुपये कहाँ से आए। तो थोड़ी देर बाद मैसेज आता है कि आपका खाना खाने के बाद जो मेरे दवाइयों का खर्चा बचा है उसमें से मैं कुछ आपको दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है। मेरा दवाइयों का खर्चा बहुत कम हो गया है, तो ये हम आपको दे रहे हैं। ऐसे मैसेज आता है कि हमारे बच्चे बीमार होने कम हो गए हैं। अच्छा। कैंसर रिपोर्ट्स जो है वो सुधरनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि खाना ही सब कुछ है। हमारा जो शरीर है ना, वो जैविक है, ऑर्गेनिक है। उसमें किसी तरीके से भगवान ने कोई मिलावट नहीं की थी, और हम उसके अंदर मिलावट डालेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। और भारतीय शरीर तो फिर भी बहुत मजबूत है, जो इतना मिलावटी खा के भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ मिलावट के अलावा कुछ है ही नहीं। और हम स्वार्थ के चक्कर में मिलावट की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। जी, तो सुमित जी, जैसे आपने कहा कि एक सोच थी इसके पीछे कि लोगों को अच्छा खाना खिलाना है, तो ये जो धाम ऑर्गेनिक है, क्या क्या काम इसमें होते हैं? धाम ऑर्गेनिक में हम खेती करते हैं मैम। खेती करने के बाद जो हम उगाते हैं उसको हम प्रोसेस भी करते हैं। प्रोसेस हमारे घर पे हमारे सामने होता है, हमारा परिवार करता है। जो महिलाएं, जो पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी महिलाएं, हमारा परिवार है। धाम ऑर्गेनिक की एक टीम है। जैसे एग्जांपल आपके लीजिए, जैसे हमने आलू लगाया, आलू हम लोगों को भी देते हैं और आलू के चिप्स भी बना के हम लोगों को देते हैं कि वो व्रत में उसको खा सके या कभी भी उसको खा सके, एक बेहतरीन आलू उनको मिले। हमने गेहूं लगाया, हम गेहूं का आटा पीस के देते हैं, गेहूं से दलिया बना के देते हैं। इसी तरीके से हम सब्जियों से अचार भी बनाते हैं और बाकी चीज़ें भी हम लोगों को घरों तक पहुंचाते हैं। तो हम उनको थाली का पूरा सामान देते हैं। जो चीज़ें हम खुद नहीं लगा पाते हैं, उनके लिए हमने अपने बाकी किसान भाइयों को प्रेरित किया कि आप ऑर्गेनिक लगाइए, हम आपसे खरीदेंगे और हम लोगों को देंगे। तो इसी सिलसिले में हमारे पास अभी जैसे अमरूद हम लोगों को दे रहे हैं, वो अमरूद हमारा जींद से आता है डेली। जींद से अच्छा। जो हमसे भी 150-200 किलोमीटर आगे है, वहाँ से वो किसान डेली सुबह हमारी अमरूद देके जाता है और हम लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं। तो हमने उसको प्रेरित किया कि आप ऑर्गेनिक अमरूद तैयार कीजिए, हम आपको उसका दाम देंगे। और उसने तैयार किया। तो किसानों को प्रेरित होने की आवश्यकता है, उनको वो दाम मिलने की आवश्यकता है, वो ज़रूर देंगे। आप लोगों के घर तक सब्जियां पहुंचाते हैं, जो लोग अच्छी सब्जियां खाना चाहते हैं, तो ये तो आपका एक लिमिटेड एरिया में ही होगा? अभी तक जो है हम दिल्ली एनसीआर का एरिया जो है कवर कर रहे हैं, लेकिन हम कुरियर सर्विसेज भी जल्दी स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों को बाहर भी उस पर दे पाएँ। और हम एक ऐसा रेस्टोरेंट भी बनाएंगे जहाँ लोग आंख बंद करके रिलैक्स होकर खा सके। ये हमारा फ्यूचर प्लान है जी। कि कहीं एक ऐसा रेस्टोरेंट तो हो कि जहाँ हम लिखेंगे जहर वर्सेस देसी, कि आपको देसी खाना है, ये खाना है, हम आपको खिलाएंगे। जी, लोगों की प्रतिक्रियाएं तो आपने बता दी कि क्या रहती हैं। तो अब जब हम खेती की ही बात करें, तो अभी हमने किसान की इमेज को इमेजिन किया कि ऐसी ही किसान की इमेज होती है। आपको लगता है कि क्या वाकई हमारा किसान जिस इमेज में हमने देखा है उसमें एक्चुअली उनकी परिस्थिति वैसी ही है या बदली जा सकती है? नहीं, वो बदली जा सकती और इस पे काम हो भी रहा है और ये बहुत जल्दी बदलेगी भी। किसान को भी आगे आना होगा मैम। किसान को समझना होगा कि अपने बच्चों को किसानी की तरफ लेके आए, वो उनको प्रेरित करे कि वो किसान बने। पढ़े लिखे युवा आगे आए और वो एक मिश्रित खेती स्टार्ट करे, खेती में बदलाव लेके आए। अगर एक पूरा गांव ही गेहूं लगाएगा तो वो गेहूं मंडी ही खरीद सकती है, उसको कोई और नहीं खरीदेगा। जी। वो गांव मिश्रित खेती क्यों नहीं कर रहा कि एक गेहूं लगा रहा है, एक सरसों लगा रहा है, एक जौ लगा रहा है, कोई और लगा रहा है। तो अलग अलग फसलें क्यों नहीं लगाते? हम खेती को ही भूल चुके हैं, सच्चाई है ये। हम मजदूर आधारित खेती कर रहे हैं। हम चावल और गेहूं के अलावा कोई खेती नहीं कर रहे और वो सारा का सारा मजदूर कर रहा है।
तो हम अपनी सब्जियों की खेती, अपनी पारंपरिक खेती उसको भूल चुके हैं। अभी जैसे भारत सरकार मिलेट्स पे काम कर रही है, हाँ तो क्यों जी। नहीं हम मिलेट्स पे काम करते हैं? किसान मिलेट्स की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता? उसको ज्वार लगानी चाहिए, बाजरा लगाना चाहिए, मक्का लगाना चाहिए, और भी रागी वगैरह है, उन मिलेट्स पे काम करे, उसको प्रोसेस करे। प्रोसेस करते ही हर चीज़ का रेट डबल हो जाता है। आपसे मंडी में जो भी सामान खरीदता है वो भी प्रोसेस करके तो बेचता है, उसका रेट डबल कर देता है। तो किसान को अपने आप ही अपना तराजू हाथ में उठाना होगा। किसान घबराता है बेचने में, उसको घबराना नहीं होगा। खुले खेत, खुले मैदान, बड़े बड़े घर, ठीक है। तो क्या वहाँ जहाँ आप रहते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि जब ज़्यादा भीड़ भाड़, कंजेशन हो जाता है, लोगों में टाइम की कमी नहीं होती आजकल की लाइफस्टाइल को देखकर, तो हमारे और अपने अंदर आप कोई अंतर महसूस कर पाते हैं? नहीं, असल में मैम कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। वो हमारी ड्यूटीज़ बटी हुई हैं। आपकी ड्यूटी है, आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आप उसको बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। मेरी ड्यूटी है, मैं खेती करूँगा, मैं आपको बेहतरीन खाना दूंगा। जब हम सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएंगे ना, तो बहुत मज़ा आने लग जाएगा। किसी इंसान की ड्यूटी है सुबह उठ के बस चलाना है, वो अपना टाइम से जाएगा, बस चलाएगा, तो वो उसने शहर में रहना है। गांव वाले लोग हैं, खेती करेंगे, आपके लिए एक बेहतरीन भोजन तैयार करेंगे, आपके पास भेजेंगे। तो ये सब ड्यूटीज़ थी, हमने इसको बदलाव ला दिया। हमने क्या किया, हर जगह ना कॉर्पोरेट को घुसा दिया, स्वार्थ भावना लेके आए हम। हमें कंपटीशन आ गया पैसा कमाने का। उसका मकान इतना बड़ा तो मेरा इतना बड़ा क्यों नहीं है, उसके मकान में इतने लाख का मार्बल तो मेरे मकान में क्यों नहीं है। मैंने इसके अंदर भी चेंज लेके आया। मैंने अपना कमरे बनाए, और जिन कमरों में हम रहते हैं वो मिट्टी और गोबर से बने हुए हैं, अच्छा। जिनको हमने अपने हाथों से बनाया। हम अपने ऊपर ही, मतलब एक किसान क्या है कि वो देखा देखी में और ज़्यादा खर्चे करता है, वो उसमें बर्बाद होता है। वो पैसे कमाता है, फिर लाखों रुपए मकान बनाने में लगाता है, और वो मकान का, जिससे कि हमारी पृथ्वी खराब हो रही है। जी, वैसे आजकल का जो माहौल है, हमने देखा है कि बहुत सारे इंजीनियर, स्पेशली मैं कहूँ तो, अपनी इंजीनियरिंग जॉब छोड़ करके आजकल खेती फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। आप, आई एम श्योर, आप क्योंकि इस फील्ड में है तो आप तो बिल्कुल। ज़्यादा इस चीज़ पे फॉलो अप रखते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल मैम, वजह क्या लगती है आपको? वो वही है, वो पैसा कमाने की रीत है कि हमें पैसा ज़्यादा तो मिलेगा। ऐसा जब आप ये मानते हैं कि इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो इंजीनियर हैं वो छोड़कर नौकरी फार्मिंग में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली किसानी में पैसा तो है। हाँ डेफिनेटली, और शुरुआत से है मैम, किसान सबसे अमीर होता था। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, ये हमारे पूर्वज कहते थे। अच्छा। पहले सबसे अमीर किसान होता था पुराने समय में, फिर उसके बाद अमीरियत में व्यापारी आता था, और नौकरी वाला सबसे गरीब होता था। सबसे गरीब। ये सच्चाई है। घर वाले ये कहते थे कि किसी के पास कुछ नहीं है तो नीच काम कर लो, नीच काम नौकरी होती थी, अच्छा। नहीं तो अपनी खेती करो। तो उसमें ये था कि वो अपने जो चीज़ें उगाता था किसान, वो अपने घर में ही रखता था, वो बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसको। अच्छा। फिर किसान के साथ क्या हुआ, उसको हर चीज़ के लिए बाजार जाने लग गया वो। अभी मैं एक शादी में था, मैंने वहाँ शादी में यही कहा कि मैं जिस शादी में शामिल हो रहा हूँ वो एक किसान परिवार की शादी है। एक किसान के 2 बच्चों की शादी थी। वो किसान गेहूँ उगाता है अपने खेतों में, चावल उगाता है, उसके घर पे भैंस है, गाय है, दूध होता है, लेकिन वो सारा सामान जो है शादी का वो मार्केट से खरीद के ला रहा है, बाजार से। उसको अपने चीज़ों पे भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसको आदत ही नहीं रही। उसको भी लगा कि देखम देखी में जैसे और लोग खरीद के ला रहे हैं, एक हलवाई ने लिस्ट बना के दे दी, वो बाहर से सेम वही चीज़ें खरीद लाए और उसी से अपना खाना बना के लोगों को खिला दे। लेकिन किसान को तो अपने आटे से रोटी खिलानी थी, अपने चावल को खिलाना था, अपनी दालें उगी हुई खिलानी थी। तो अपने घर से नहीं खाना खिलाया, अपने घर जो मतलब उगा हुआ मार्केट था। से लाके खिला दिया। तो उसमें किसान की शादी में और एक बाहर की शादी में फ़र्क ही क्या रह गया? यहाँ किसान गरीब होता जा रहा है, वो यहाँ पैसे खराब कर रहा है, वो अपने बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीदता है। वो बड़े बड़े ट्रैक्टर खरीदने से उसके पेड़ सारे काट दिए। इसी कारण ये पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है लगातार, दूर दूर तक। केवल दिल्ली में पोल्यूशन नहीं होता मैम, ये पोल्यूशन हिसार, सिरसा, रोहतक, इधर यूपी पूरा घिरा हुआ है, उत्तर भारत पूरा गिरता है। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली वाले ही केवल पोल्यूटेड बैठे हैं, पूरा उत्तर भारत पोल्यूटेड मेरा रहता है। पिछला सवाल यही था कि जब अंतर देख पाते हैं क्या कि खुली हवा है, सब चीज़ें साफ सुथरी हैं, खाना आप खुद उगा रहे हैं, तो हमारे और आपके अंदर तो बहुत अंतर है, क्योंकि आप तो अपने हाथ का खाना उगा के खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि शहर वाले फिर भी बेहतर खा रहे हैं, गाँव वाला और बेकार खाना खा रहा है। अब वो कंपैरिजन में चल पड़ा है। ओके। अब वो ज़्यादा पिज्ज़ा बर्गर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और शहर वाला कह रहा है मुझे बाजरे की रोटी दे दो। ये बदलाव क्या आपको लगता है कि अब आ रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि जो जीवन दर है, अगर हम उसकी बात करें, तो आज भी जो जीवन दर है वो हम अभी भी, जैसे मेरी नानी, मेरी दादी या मेरी माँ, उनकी एज के जो लोग हैं, उनकी एज क्राइटेरिया अभी भी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाया है पीछे। बिल्कुल, तो हमारी माँ तो यही बोलती है कि तुमसे ज्यादा मेरे में एनर्जी है, क्योंकि मैंने दूध दही खूब खाई है। जी तो आप इस बात पे यकीन करते हैं बिल्कुल, क्या? मैं यकीन करता हूँ।
हमारे यहाँ क्या कल्चर है हमारी सोसाइटी में कि जब हम 40 प्लस हो जाएंगे या 50 प्लस हो जाएंगे ना, जब हम अच्छा खाना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ भी खा लो, शरीर को डस्टबिन बना रखा है। ये शरीर डस्टबिन नहीं है, देवता है अंदर, मतलब भगवान बसते। तो मतलब कि आप मतलब उससे पहले कुछ भी खा लो, जितना जंक फूड खा सकते हो, जितना घटिया फूड आप खा सकते हो खा लो। 50 के बाद हम ऑर्गेनिक खाना स्टार्ट कर देंगे। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं जी। उसको उस समय सबसे अच्छे खाने की जरूरत होती है। तो सबसे आप ये बताएंगे क्या कि क्या आप छोटे बच्चों के लिए भी डाइट के हिसाब से कुछ आपके पास टिप्स हैं क्या? यही सब तो है मैम, आपको उसको जैविक खिलाना है, आपको उसको प्योर खिलाना है। जो आप उसको दूध पिला रहे हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर जो माँ दूध पिला रही है उस माँ के अंदर ही पेस्टिसाइड्स आ रखा है, तो फिर फायदा नहीं है कुछ भी। आजकल आप दूध ही नहीं पिला पा रहे अपने बच्चों को, तो और क्या रहेगा? खाना ही आप निश्चित होके नहीं खिला पा रहे, आप डर डर के खाना खा रहे हो, डर डर के खिला रहे हो, तो फिर क्या रहेगा जीवन में? आजकल की जनरेशन को तो एक्चुअली पता ही नहीं है मिलेट्स क्या होते हैं। हाँ। तो जैसे आजकल मिलेट्स थाली मिलेट्स वाली मोदी जी ने काफी अच्छा इस पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जागरूकता अभियान फैलाया। तो रागी की कुकीज, रागी का आटा, ये सब छोटे बच्चों को खिलाने की एडवाइस दी जाती है, डॉक्टर्स भी देते हैं आजकल। तो आपको लगता है कि ये पेट पचा लेगा? बिल्कुल पचाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ें बनी है ना वो प्राकृतिक रूप से है, और जो भी अप्राकृतिक चीज़ बनी है ना, जो अननेचुरल है, वो हमारे लिए खतरनाक है। हमें क्या होना है, मैं सभी माओ को इस संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अट्रैक्ट कीजिए अपनी फूड की तरफ। नहीं तो एक कॉर्पोरेट तैयार बैठा है आपके बच्चों को उठा के ले जाने के लिए। वो ऐसे ऐसे खूबसूरत एड्स और इतनी खूबसूरत पैकेट्स लेके आएगा कि आपका बच्चे को तो कुछ खाना है, उसको फूड चाहिए। अगर आप अपने घर पे उसको अच्छा खाना तैयार करके नहीं देंगे तो वो बाहर जाएगा और वो बाहर खाएगा, और उसको अगर बाहर की आदत लगी तो उसका शरीर खराब हो जाएगा। आप कभी भी 80s की या 70s की कोई वीडियो या फोटो देखिए, कभी भी कोई भी अभी उठा के देख ले, उसमें कोई भी इतने मोटे मोटे इंसान नहीं दिखाई देंगे आपको, सभी पतले पतले इंसान दिखाई देंगे। और आप 90s के बाद ही कोई भी वीडियो एल्बम, शादी की कोई एल्बम या कोई अपनी घरेलू फोटो देखिए, सभी मोटे मोटे हैं, सभी फैटी हैं। और आजकल क्या हो गया कि तू भी बीमार मैं भी बीमार, दोनों भाई, तो चल ठीक है। तो काफी अच्छी चर्चा है। मोदी जी की बात आई है तो सुमित जी, मोदी जी से आप मिले। हाँ जी मैम। आप मोदी जी से कैसे मिले, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, इसके बारे में भी बताइए। मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दोनों ही प्राकृतिक खेती के लिए बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं मैम। वो भारत सरकार प्राकृतिक खेती के लिए बहुत अच्छा काम अभी शुरुआत कर रही है। इस बजट में भी प्राकृतिक खेती के लिए एक अच्छा बजट दिया गया है। पूसा में, दिल्ली पूसा में हमारी मुलाकात हुई थी और मोदी जी ने वहाँ पे 108 नए सीड्स का जो है वो शुरुआत की गई थी। 108 जो सीड्स जो क्लाइमेट चेंज के कारण अब बदलाव आए हैं, जो मौसम में परिवर्तन हो गया, अब कभी भी बारिश ज़्यादा हो जाती है, सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम से पाला गिरेगा या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये नहीं है कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हो चुकी है, मौसम परिवर्तन हो चुका है, वो हम सबको समझना होगा। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो फसलों में भी परिवर्तन आ रहा है। तो नए बीजों का जो हुआ था उसके लिए हम मुलाकात हुई थी और काफ़ी अच्छी मुलाकात रही थी। हमारे कृषि मंत्री जी और मोदी जी दोनों ही बेहतरीन काम इसमें कर रहे हैं जी। तो अब ये सफ़र में उपलब्धि तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी आपकी, इसके अलावा आपको कोई उपलब्धि याद आती है? मेरी उपलब्धि वही है, जब मेरे जो ग्राहक हैं वो खाना खाते हैं और जो खुश होते हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, वो मेरी असली उपलब्धि है मैम। जी। तो अभी जब हम देखते हैं हमारे घर में तो सब्जियां पहुंच जाती हैं, अच्छा खाना हम खा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसके पीछे एक कड़ी मेहनत होती है, चुनौतियां भी होती हैं क्या कुछ? हाँ, चुनौतियाँ काफ़ी रहती हैं, कड़ी मेहनत रहती है और हर चीज़ में रहती है, कहाँ नहीं है मैम। लेकिन जब आप उससे प्यार करने लग जाते हैं ना, तो उसमें बड़ा मज़ा आने लग जाता है। जो मिट्टी है ना हमारी, वो सब कुछ है, वो माँ है और बीज हमारा पिता है, उन दोनों के साथ तालमेल मिला के चलना पड़ता है। पहले के समय में जो गरीब औरतें होती थी, जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो उनको मल्टीविटामिन की आवश्यकता होती थी। तो मल्टीविटामिन जो है वो मिट्टी खा के अपना पूरा करती थी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अलग अलग चीज़ें खा पाए, क्योंकि मिट्टी में सारे विटामिन थे। हमने उस मिट्टी को ही ख़त्म कर दिया, उस मिट्टी में कोई विटामिन नहीं छोड़ा, उसको इतना कमज़ोर कर दिया कि उसमें कुछ उगाने के लिए उसको और ज़्यादा बाहर से फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। और जितनी कमी मिट्टी में होती गई उतनी कमी हमारे शरीर में होती गई। जिंक की कमी मिट्टी में है तो हमारे शरीर में जिंक की कमी है। भारत में सबसे ज़्यादा कमी जिंक की है और मिट्टी में भी जिंक की कमी है। पोटेशियम की कमी है, नाइट्रो की कमी है, या कोई और फास्फोरस की कमी है, वही कमी हमारे शरीर के अंदर है। जितनी स्वस्थ हमारी मिट्टी होगी उतना स्वस्थ हमारा शरीर होगा। जी, हमने सुना भी है कि आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल ज़मीन पे पैर नहीं रखने देते। हाँ। और एक हमारे घर में हमने सुना है अपने बड़ों से कि मिट्टी जिन्होंने नहीं खाई, मुझे लगता है मैंने तो बचपन में शायद मिट्टी खाई ही होगी बहुत, लेकिन अगर आज के डेट में कोई बच्चा मिट्टी में खेलने जाता है तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं, गंदा हो जाएगा। हम पूरा दिन केमिकल से घिरे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक।
सुबह उठते ही हम टूथपेस्ट करते हैं, वो केमिकल है। फिर हम अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं, वो खतरनाक केमिकल है। फिर हम अपनी बॉडी पे साबुन लगाते हैं, वो केमिकल है। फिर हम परफ्यूम लगाते हैं महकने के लिए, वो खतरनाक केमिकल है। फिर हम मेकअप करते हैं, वो केमिकल है। फिर हम अपने टॉयलेट क्लीनर्स यूज़ करते हैं, वो केमिकल है। फिर हम अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो केमिकल है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें भूल रहा हूँ शायद। जी, मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता है वो सोचेंगे तो फिर ओरिजिनल क्या है घर मैं पे। ये कह रहा हूँ। और फिर आप किसान से एक्सेप्ट करते हैं कि तू ऑर्गेनिक उगा ले, हम ये सब हम करेंगे, सब कर लेंगे, हम ये हम करेंगे, खा लेंगे और ये स्वस्थ हो जाएंगे और ये इससे। स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये महकने की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ी? ये आर्टिफिशियल परफ्यूम्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? किसको हमें दिखाना है कि हम महक रहे हैं? आपको सुबह उठना है, आपको दातुन करनी है, आपको अलग अलग वृक्ष भगवान ने आपको दिए, उनकी दातुन करनी है। मैं पिछले 6 महीने से मैंने कोई टूथपेस्ट यूज़ नहीं की है, मेरे परिवार में कोई नहीं कर रहा है। हम रीठा से नहाते हैं। रीठा एक किसान उगाता है, रीठा होता है। और वो आपको कह रहे हैं कि आपके दातुन में जो है ना, आपके टूथपेस्ट में नीम है, तो नमक है या नीम है, तो बाहर से ले लो ना। ये बड़े तेज है, आप इनको समझिए। पहले उन्होंने कहा सफोला खाइए आप, या कोई भी रिफाइंड ऑयल खाइए। रिफाइंड ऑयल आपके दिल के लिए अच्छा। वो डॉक्टर आता था ना वाइट कपड़े पहन के कि आपके दिल के लिए अच्छा है। अब ये कह रही है ये मत खाइए, आपके दिल के लिए खतरा है, अब आप ये खाइए, दूसरा खाइए। तो हमारा सरसों का तेल क्यों छीन रहे हो हमसे? हम तो सरसों का, जी बिल्कुल। अभी भी जो लोग जिनके पास गांव की थोड़ी बहुत पहचान महक बची है, वो मुझे लगता है अभी भी सरसों का तेल ही खाते हैं। तो वही तो हमसे सब कुछ छीन क्यों रहे हो आप? मार्केटिंग बहुत खतरनाक चीज़ होती है। मेरे पापा, मुझे आज भी याद है, मैं खुल के बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मेरे पापा वो एक बाहर की कंपनी का आटा लेके आए 5 किलो की पैकिंग का। और ये उस समय की बात है जब मैं 6-7 क्लास में होऊंगा। तो मैंने देखा ये आटा कहाँ से आया। तो पापा ने रोज टीवी पे उस आटे की इतनी ऐड देखी थी, वो फूलती हुई रोटी की, वो उसको खरीद लाए। जबकि हमारे घर पे इतना गेहूं था कि हम बहुत लोगों को खिला सकते हैं। तो मार्केटिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। लोगों को समझना होगा ये इतना मार्केटिंग किसके लिए कर रहे हैं, ये आपको पागल बना रहे हैं। फिर आपने कैसे मार्केटिंग की अपनी चीज़ों की? मैंने आज तक कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं चलाई। हमने 1 रुपया नहीं लगाया मार्केटिंग पे। फिर कैसे लोग जुड़े आपके साथ? लोगों ने अपने आप जोड़ा। किसी के घर पे 2 लोगों ने खाना खाया, वो 2 के 2 उसी दिन जुड़ गए। अच्छा, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुई है। खाने में स्वाद चेंज हो जाता है क्या सब्जियों का? हद से ज़्यादा आप हर निवाले पे आपको मज़ा आने लग जाएगा। आपका शरीर आपको धन्यवाद करेगा कि कुछ तो अच्छा दे रहे हो हमें। नहीं तो सुबह से लेकर शाम तक हम जहर में ही तो रह रहे हैं। पानी है वो इतना खतरनाक है, हवा है वो खतरनाक है, खाना है वो खतरनाक है। तो फिर जी किसके लिए, कमा किसके लिए रहे हैं? सुमित जी, आपने मुझे शो से पहले बोला कि मैं ऐसा नहीं है मैं पूरे टाइम किसान ही करता हूँ, मेरा एक रूटीन है, जॉब है मेरी। तो क्या रूटीन क्या रहता है आपका वैसे? मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठ के मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालता हूँ, पर्सनल टाइम, कि आज मुझे करना क्या है, कैसे करना है। अपना व्यायाम करता हूँ थोड़ा बहुत। और ये मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाता था, तो मैं 8 बजे अपने खेत चला जाता हूँ। अच्छा। और मेरी 1 बजे छुट्टी होती थी, तो मैं 2 बजे अपने खेत से आ जाता हूँ। उसके बाद मैं खेत नहीं जाता, चाहे कुछ होता हो। तो मतलब आपने अपने टाइमिंग जो है अपनी पुरानी वाली ऑफिस के हिसाब से रखा है? फिर मैं रिलैक्स रहता हूँ। अच्छा, कि अब मैं अपने और काम करूँगा, लोगों से बात करनी है, कुछ और करना है, या घूमने जाना है, या जो करना है वो करूँगा। अगर मैं इससे ज़्यादा वहाँ समय दूंगा तो फिर मेरे लिए वो गिल्टी फील होगा कि नहीं, मैं तो फिर गलत कर रहा हूँ। और सच है, जो ये कहते हैं ना कि हम 24 घंटे काम करें, तो झूठ बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे करना ही क्यों है? तो अगर कोई मुझे ये भी आके कहता ना कि तेरे खेत में आग लगी हुई, तो मैं कहता हूँ अपने आप बुझ जाएगी, अब मैं नहीं जा रहा। अब मैं नहीं जा रहा वहाँ, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब नहीं, तो अब हो जाएगा। तो एक फिक्स रूटीन भी लाइफ में होना चाहिए, तभी आप तरक्की कर पाएंगे, और वो जरूरी है। ये तो आपने बहुत सही बात बताई। अब अगर आपसे हम पूछें कि कभी कभी कोई निराशा भी हुई है? देखो, ये तो पहलू है जीवन का। आशा और निराशा तो चलती रहती है, लेकिन हमें हमेशा अच्छा काम करते रहना है, तो आप निराश नहीं होंगे। सच्चाई के साथ हमें चलना है, हमें धोखा नहीं करना, हमें चीट नहीं करना किसी के साथ। जब हमारे जीवन में धोखाधड़ी नहीं रहेगी तो हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। तो मेरी कोई उम्मीदें ही नहीं है, मेरे कोई खर्चे ही नहीं है, तो मैं क्या। आप सफल किसानों की श्रेणी में हैं, टॉप 10 किसान थे, तभी आप माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल पाए जी। आपके मुताबिक क्या ऐसी जो किसानों को टेक्निक्स अपनानी चाहिए या कदम उठाने चाहिए जो उनके लिए लाभकारी हो उनकी कृषि में भी? मेरे किसान भाइयों को एक तो अपने सामान की कीमत समझनी होगी, उससे प्यार करना होगा। अपनी ज़मीन की कीमत समझनी होगी कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। आप लकी हैं अगर आप फार्मर हैं तो, आप खुशकिस्मत हैं, आप लाखों में एक हैं अगर आप किसान हैं तो। अपनी खेती कीजिए, उससे प्यार कीजिए, उसके साथ समय बिताइए, और उसकी वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। लोग ढूंढते हैं अच्छा खाने के लिए, और वो हमेशा से ढूंढते थे। जब उसको किसान नहीं मिला तो उन्होंने कॉर्पोरेट को उठा लिया, मतलब कोई भी कंपनी उठा लिया, प्राइवेट कंपनी को उठा लिया, उसने उनको उठा लिया, क्योंकि किसान आगे आया ही नहीं।
उसने बताया नहीं कि मैं करूंगा आपके लिए, मैं आपका किसान हूँ, किसान आपका कोई और बन चुका था। तो ये तो वही बात हुई ना, जैसे हम बात कर रहे थे, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको चीज़ों के बारे में मालूम है, आपको लगता है कि किसानी में भी शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है? बिल्कुल है, और किसान को शिक्षक होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। किसान ही अनपढ़ क्यों होगा? अनपढ़ रहेगा तभी तो जहर ज़्यादा डाल रहा है वो। अब उसको पता ही नहीं कि मेरे खेत में फर्टिलाइजर की आवश्यकता है या नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में है, और कब डालना है कब नहीं लेकिन डालना है। पहले भी तो किसान खेती करते थे। हाँ। तो उस समय क्या पहले का वो खाया अनपढ़ हुआ नहीं तो अब थे, तब भी चल वो रहा है। अनपढ़ नहीं थे, वो बहुत शिक्षित थे। वो पढ़े लिखे से भी ज़्यादा शिक्षित थे। तो बाद में ये दौर बदला कि जो नहीं पढ़ेगा वो किसानी करेगा। वो पढ़ाई लिखाई अलग कर दिया हमने किताबी पढ़ाई को घुसा दिया। वो बहुत शिक्षित लोग थे, वो बहुत प्यार से खेती करते, यानी बैल रखते थे, बैलों से प्यार करते थे, बैलों के साथ खेती करते थे। उन्होंने कोई मिलावट नहीं की, उनके जहन में भी मिलावट नहीं थी। वो एक दूसरे के लिए भलाई के लिए काम करते थे। अब क्या आ गया? अब एक दूसरे की बुराई के लिए काम करना है। कंपटीशन, आप यहाँ पे भी कंपटीशन हर जगह है ये, हर जगह। दो किसान जब एक साथ बैठेंगे तो एक दूसरे की बुराई करेंगे। नहीं वो अच्छा नहीं कर रहा, मैं अच्छा कर रहा हूँ। नहीं वो ये नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। अरे भाई क्यों? ये भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, देश है। आप सारे भी मिलकर नहीं खिला पाओगे इनको। आप करो तो सही। एक दूसरे की टांग खींचने में समय व्यतीत कर रहे हैं। आप काम करना स्टार्ट कर दो। बहुत जनता है जो सामान के लिए घूम रही है। कृषि प्रधान देश है इंडिया, तो क्या लगता है आपको कि अभी हमने उस एक उपाधि को सजो के रखा हुआ है कुछ? हाँ बिल्कुल संजो के रखा, हमेशा रखेंगे। 70% आबादी जो है कृषि पर आधारित है। और जिस दिन वो कृषि को असली रूप से समझ लेगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। सारी बेरोजगारी की समस्या ही वहाँ गाँव के वहाँ से निकल के आती है। कोविड में भी हमने देखा, जहाँ हर चीज पे लॉकडाउन लग गया, वहाँ तो सब्जियां तो भरपूर मात्रा में मिल बिल्कुल, क्योंकि वो डेली खाना है। एक इंसान दिन में 3 बार तो खाता है। वो आपका उगाया हुआ ही तो खाता है। और किसान खुद कैंसर की चपेट में आ रहा है। किसान के परिवार को कैंसर हो रहा है, क्योंकि वो भी तो जहर ही खा रहा है। बीच में क्या हुआ था कि लोगों को लगने लग गया था किसान अपने लिए अलग उगा रहा है, लेकिन ये नहीं है, झूठ है। वही खाते हैं वो वही खा रहा है। वो एक वहम था, भ्रम था, जिसको पता ही नहीं ना कि मैं क्या डाल रहा हूँ, वो वही खा रहा है। कुछ साल पहले बहुत सारी सब्जियां ऐसी थी जिनकी शेप अलग हुआ करती थी। मतलब अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो अब जैसे बंद गोभी है या फूल गोभी है, तो मुझे याद आता है कि जो बंद गोभी आज से 10 साल पहले मैंने खाई थी या उसकी जो शेप थी वो बहुत डिफरेंट थी। आजकल की बंद गोभी ना तो कटने में आती है ना वो खाने में ही आती है। तो ये जो वैरायटी ऑफ फसल जो हो रही है, क्या ये बदलाव का ही नतीजा है? मैम क्या लगता है आपको कि क्या अकेले किसान की गलती है? किसानों की गलती तो नहीं, मैं किसी की गलती नहीं, बट हाँ अगर हमें सही सब्जी की पहचान करनी हो सुमित जी, नहीं देखो, लोगों की पहचान ही खत्म हो चुकी है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। लोगों ने ही जहर को ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। जहर आप किसे कह रहे हैं? जो खेतों में डाला जाता है वो जहर है। जो किसी चीज को मार रहा है वो जहर है। अगर कोई कीट मर रहा है किसी चीज के डालने के बाद, वही पॉइंट तो है। जहर है। हाँ हाँ, तो फसल पे भी उसका असर आता है, बहुत ज्यादा आता है। बच्चों की हाइट क्यों रुक गई है, मैं इस पे बताऊंगा आपको। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। बच्चों की ग्रोथ क्यों रुक गई है, लड़कियों को पीरियड जल्दी क्यों आने लग गए हैं, इसका एक बड़ा रीजन है। मैं वो क्लियर कर दूंगा। ये अभी मेरे पास जो है पिछले कुछ दिनों से मैसेज आने लगे, फोन आने लगे कि हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक सांप जो है वो टमाटर को काट रहा था। एग्जैक्टली आजकल ये बहुत हो रहा है। तो क्या हमें खाना चाहिए? मैंने उनको कहा आपकी सोच खत्म हो चुकी है, आप क्या बात कर रहे हैं? एक प्राकृतिक चीज एक सांप है, वो कहीं किसी ने कोई वीडियो बना दी है, किसी तरीके रूमर बना दिया है। आप सोच रहे हैं कि अब क्या हमें टमाटर खाना छोड़ देना चाहिए या खेत में कुछ भी खाना छोड़ देना चाहिए? अब ये बात क्यों नहीं करेगी उस खेत में डाला क्या जा रहा है, उस टमाटर को उगाने के लिए क्या डाला जा रहा है, उस टमाटर को तैयार करते हुए क्या डाला जा रहा है, वो किस तरीके से आपके पास आ रहा है। लोगों को खूबसूरत चाहिए, बहुत खूबसूरत सब्जियां चाहिए लोगों को, चमकती हुई। लोगों को बिल्कुल बेदाग सब्जियां चाहिए, बेदाग, जिसमें एक छोटा सा दाग ना हो। मतलब आर्टिफिशियल तैयार करेगा जिसमें दाग ना हो। तो ये वीडियो तो मैंने भी देखी थी। तो लोग क्यों नहीं समझ रहे? डर गए, लेकिन लोग इसको देख के। तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों डर रहे? आप जेन्युइन चीजों पे बात कीजिए। जो प्राकृतिक चीजें हो तो कुछ भी नुकसान नहीं करेंगी आपको कभी भी। तो मतलब सांप किसान का मित्र है, वो खेत में रहता है, वो चूहों को खाता है। अच्छा, सब्जी खाएगा ही नहीं? वो खाता ही नहीं है। वो एक इट मींस कि ये भी इस तरह की फेक वीडियोस भी और आप उस पे बिलीव कर रहे हो। आप ये बात क्यों नहीं करते कि वो कोई किसान अपने खेत में कोई भी फसल उगाने में क्या जहर डाल रहा है, उस पे बात करो ना। आप जेन्युइन बातें करो। आप ये क्यों कह रहे हो कि घिया में एक भी दाग नहीं होना चाहिए? घिया तो दागदार हो सकती है ना। पालक के पत्ते भी हो सकते हैं। पालक के पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि कीड़े ने खाया हुआ है। अरे तो क्या हो गया, कीड़े ने ही तो खाया है। चलो अब यहाँ पे एक सवाल और मैं पूछती हूँ, ये बात सच है क्या कि बंद गोभी के कीड़े दिमाग में घुस जाते हैं तो परेशानी होती है? सब बकवास है, बहुत बड़ी बकवास है। कोई कौन से कीड़े होते हैं जो दिमाग में चले जाते हैं? कोई कीड़ा होता ही नहीं है। कुछ होता ही नहीं है। क्या है, हर चीज की एक
समय होता है, खाने का समय होता है। आटा 15 दिन चलेगा, आप 1 साल उस आटे को नहीं चला सकते। तो अच्छा। कंपनीज पे प्रेशर आया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसके अंदर तो कीड़ा पड़ रहा है, कीड़ा पड़ रहा है। मेरे ऊपर भी ये प्रेशर आता है, मेरा रिप्लेस करो, मेरे को महीने में ही कीड़ा पड़ गया। अरे वो कीड़ा पड़ेगा, उसको खाना चाहिए, उसको शुद्ध खाना चाहिए, वो ढूंढ लेगा, खा लेगा। कंपनीज ने क्या किया, उसके अंदर और केमिकल डाल दिया, सल्फास होती है, सल्फास। हाँ, गोली आती है एक छोटी सी। पहले के समय में जब गेहूं के अंदर सल्फास डाली जाती थी तो सारा परिवार उस घर को छोड़ के 1 हफ्ते के लिए दूसरे घर में रहने चला जाता था। अच्छा। उसकी गंध इतनी खतरनाक होती थी, उसकी गंध आपके अंदर चली जाए आपकी डेथ हो सकती है। उस सल्फास का स्प्रे आपके उस अनाज पे कर दिया जाता है। वो कीट कभी आएगा ही नीचे, उसको साल तक रख लो आप, 1 साल तक रख लो, 2 साल तक रख लो, उस पर कीट नहीं आएगा, आप उसको खा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपको साफ चाहिए। तो सल्फास की गोलियां तो लेकिन कपड़े में बांध के डाली जाती हैं आज भी, दालों वालों में, चावल में। तो वही तो खतरनाक है, उसकी गैस को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, कि कीड़ा ना लगे, कीड़ा ना लेकिन हम लगे। खा तो जहर ही रहे। जहर खा रहे, क्योंकि सल्फास की गैस ने तो सल्फास की गैस को तो ऑब्जर्व कर लिया ना उस दाल ने, उस अनाज ने। आप तो गोलियां बांध के रख रहे हैं, वो तो स्प्रे कर रहे हैं सीधा। सल्फास को घोल के स्प्रे मारते हैं कि कीड़ा आना ही नहीं चाहिए 2 साल तक, बड़ा की खत्म, टेंशन ही नहीं चाहिए। और फिर कह रहे हैं हम बीमार क्यों हो रहे हैं। ये बात तो किसान ही समझा सकता है। और फिर कह रहे हैं बीमार क्यों हो रहे हैं। तो आपने किसान को प्रेशर दिया ना कि मेरे इसमें आटे में कीड़ा लगना ही नहीं चाहिए। यार लग गया, छान के खा ले यार, कीड़ा ही तो लगा है, जहर तो नहीं आया ना। कीड़ा क्या लगता है ट्रेडिशनल वे में वापस चले जाना चाहिए सब? आएंगे लोग, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ट्रैक्टर को कम करना पड़ेगा। मैं लोगों को कहता हूँ, किसानों को कहता हूँ, ट्रैक्टर की खेती कम करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर जब से आया है खेतों में पेड़ों की संख्या कम हो गई है। ऐसा क्यों? ट्रैक्टर चलाने के लिए अब जगह ज़्यादा चाहिए उनको। उन्होंने पेड़ को भी काट दिया कि यहाँ भी हम गेहूँ उगाएंगे, चावल उगाएंगे, सरसों उगाएंगे। बैल चलता था, उसकी छम आवाज़ दिल खुश करती थी, वो पोल्यूशन नहीं करता था। हाँ। वो परेशान नहीं करता बट था। आजकल तो अब इस पे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर आ रहे हैं। अब ये मत कहिए कि उसमें समय लगता है, उसमें समय बचता है। तुमने समय बचा के भी कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया, तुमने लोगों को बीमारी किया है समय बचा के भी। 1 घंटे का काम तुमने 10 मिनट में करके लोगों को बीमारी किया है। और बैलों की संख्या खत्म कर दी है, बैल खत्म कर दिए हैं जी। तो ये किसानों पर भी एक प्रेशर है ना। बिल्कुल। गाय को माता कहा क्यों जाता था? गाय को माता इसलिए तो कहा जाता था, वो बच्चिया को जन्म देगी तो वो बड़ी होगी, गाय बनेगी, वो दूध पिलाएगी, परिवार को पोषण करेगी। बैल को जन्म देगी तो बैल खेत में काम करेगा, इसलिए वो माता थी। बिल्कुल। कि वो आपकी यूजेबल है, जो भी चीज़ें अच्छी थी, यूजेबल थी, वो हमारी पूजनीय थी। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि युवा जो हैं वो आजकल बड़ा खेती में आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब जिस तरह का माहौल है, अब तो शिक्षित भी हैं हम, टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा तो है, तो लोग वापस आएंगे तो थोड़ा आपको माहौल सुधरने की हालत दिखाई दे रहे हैं इस क्या? युवा में ना एक थोड़ा सा परिवर्तन है। ग्रामीण युवा नहीं आ रहा, शहरी युवा आ रहा है। हाँ। शहरी युवा कौन आ रहा है? जिसको पता है कि एक मार्केट है और इस मार्केट में मुझे अपना सामान बेच देना है कहीं से भी उठा के। हाँ। उसका सामान कभी खत्म ही नहीं होता, उसके पास लेकिन सब हमने कुछ तो है। देखा है ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें। जो युवा आ रहा है ना, वो ग्रामीण युवा जब जागरूक होगा ना, जो अपने खेतों में खेती करेगा, जिसके पास जमीन है, पूर्वजों की दी हुई जमीन है, वो खुद उसमें खेती करेगा, तब बदलाव आएगा। अगर शहरी युवा उठ के आएगा और वो कहेगा मैं खेती कर रहा हूँ, तो खेती नहीं कर रहा, वो आप मतलब एक अलग तरीके से आपका पागल बनाया जा रहा है। तो बहुत मुश्किल है पहचान पाना। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे लिसनर्स को, क्योंकि जिस तरह की खेती आपकी है, ऑर्गेनिक खेती है, और आप अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों को खिला रहे हैं, उनका फ़ायदा भी मिल रहा है, तो एक जो सुझाव है आपका हमारे लिसनर्स के लिए कि चलो अब जो हम खा रहे हैं, अब हर जगह तो हम सुमित डागर जी से जैसे किसान को नहीं पा सकते, लेकिन जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, आपकी राय क्या है? आप घूमने निकलते हैं, हमेशा घूमने निकलते हैं, एक दिन किसानों के पास घूमने निकल जाइए, रुक जाइए किसी भी किसान के पास जो अपने खेत में काम कर रहा हो। उससे कहिए कि आप तुम हमारे लिए अनाज उगाओ, हम आपसे खरीदेंगे। आप करते ही नहीं बात कभी भी किसान से, कभी बैठ के बात किए उससे 2 मिनट। कोई गाय लेके मान लो जा रहा है कोई किसान, आपने रास्ते में देखा, बस फोटो खींच ली, हो गया। उससे बात करोगे, मैं आपसे दूध लूँगा, आप इसमें कुछ भी मिलावट मत करना, इसको इंजेक्शन मत लगाना या इसको परेशान मत करना, मैं आपसे दूध लूँगा, आपको 5 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे दूध लूँगा। वो क्यों करेगा? बताइए क्यों करेगा? तो बात तो वही है ना, क्योंकि सही दाम शायद नहीं मिलते, तो इसलिए उनको भी मजबूर होना पड़ता है। बात दाम की नहीं है, बात यह कि कोई डायरेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है, सीधा जुड़ा नहीं हुआ लोगों से। हमारे दाम बहुत कम है, मैं बहुत कम दामों पे लोगों को सब्जियां दे रहा हूँ, बहुत कम दामों पे सामान दे रहा हूँ। कई बार मार्केट से भी कम दाम रहते हैं, मुझे नहीं पता चलता, मार्केट के दाम ऊपर रखे हैं, हमारे कम रहते हैं। लेकिन जुड़ाव तो ज़रूरी है ना, एक भावना ही तो ज़रूरी है ना, कि ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ये परिवार हमारा है, हमारे पास आता है, हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा होता है, हम उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। वो जुड़ाव कब आएगा?
आपने अपना फैमिली डॉक्टर तो बना लिया, आप उससे बात करते हैं, अपनी शादियों में इनविटेशन देते हैं, ये हमारा प्राउडली बोलते हैं हमारा डॉक्टर है, हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारा बूढ़ा बीमार हो जाए, ये इलाज करता है। आपका फार्मर कहाँ है? तो मतलब आपने बहुत सही कहा है, तो एक फैमिली किसान भी होना चाहिए ना, आपका पारिवारिक कोई किसान भी तो होना चाहिए ना, कि जिनको आपके बच्चे भी जानते हो कि हमारा खाना हमारे इस किसान से आता है, ये हमारे किसान का नाम है। आपको अपने ड्राइवर का नाम पता है, आपको अपने स्वीपर का नाम पता है, आपको किसान का नहीं पता। बट अर्बन एरियाज में किसान कहाँ से ढूंढे हम? अर्बन एरिया के चारों तरफ जो रूरल एरिया है, हर अर्बन एरिया के चारों तरफ रूरल एरिया है। कोई भी ऐसा अर्बन एरिया होता है जहाँ रूरल एरिया ना हो, उसके चारों तरफ आप 20-30 किलोमीटर इधर चले जाइए, आपको किसान मिल जाएंगे। उन किसानों से बातें कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। आप ये मत कहिएगा कि आपके पास समय नहीं है। आप मनाली जाते हैं घूमने, भर देते हैं वहाँ, जहाँ घंटों जाम लगाते हैं आप लोग, एक दिन वहाँ बिता दीजिए। बहुत अच्छी चर्चा है आपके साथ। विषय इतना बड़ा है कि समय का पता ही नहीं चल रहा है सुमित जी। लेकिन फिर भी आप अगर भारतीय खेती को 10 साल में अगर कहीं देखना चाहें, मैं एक बहुत बेहतरीन रूप में देखना चाहता हूँ अपने किसान को। मैं अपने किसान को कोट पैंट पहने हुए आराम से रिलैक्स और इंग्लिश बोलते हुए, आराम से फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हुए, ग्रामीण किसान की मैं बात कर रहा हूँ, और वो रिलैक्स घूम रहा है। किसान ने अपने आप को ही कमज़ोर बना दिया कि किसान लोह पुरुष है। वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, वो पूरा 24 घंटे काम करेगा। वो बीमार नहीं, वो बीमार है लेकिन वो कह नहीं सकता कि मैं बीमार हूँ। वो थका हुआ है लेकिन वो ये नहीं कह सकता मैं थका हुआ हूँ। मैं किसान को भी इसी तरीके से देखना चाहता हूँ जिस तरीके से किसी डॉक्टर या इंजीनियर की इज्जत की जाती, मैं उसी लेवल पे उसको लेके आना चाहता हूँ कि जब कोई घुसे तो ये कहा जाए कि ये हमारा किसान है और ये हमारा अन्नदाता है। हमेशा वही क्यों गरीब रहता है कि अनाज उगाने वाले के पास खाने का अनाज नहीं है, एक बुनकर जो सबको कपड़े पहना रहा है उसके पास कपड़े नहीं है। ये थ्योरी का क्या है? मेरी थ्योरी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं चेंज लाऊंगा। जी, तो हम उम्मीद करेंगे कि जिस विजन के साथ आप चल रहे हैं, और अभी आपने कहा स्टार्टिंग में कि आप चाहते हैं कुछ ऐसा बनाना जहां लोगों को अच्छा खाना भी खाने को मिले और वो आराम वहां पे करें। बिल्कुल। मुझे भी इंतजार है ऐसी उस जगह का, क्योंकि हम भी वहां पे जाएंगे और कभी तो वहां का खाना खाएंगे और कोशिश करेंगे। मैं भी पर्सनली अपने लेवल पे कि अपने आसपास मैं भी देखूं कि कौन किसानी कर रहा है या कौन खेती कर रहा है। पर जाने से पहले एक और टिप्स जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें कि चलिए किसान तक अगर आप पहुंचे, जब पहुंचे, लेकिन आप खुद भी अगर किसान बनना चाहें, शुरुआत अपने घर से ही कैसे करें? बहुत आसान है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने कुछ गमले लीजिए, आपके पास मिट्टी होनी चाहिए और मिट्टी में हाथ घुसाना शुरू कर दीजिए। एक सवाल, मिट्टी कोई सी जो पार्क में हमारे आसपास कोई मिट्टी बात नहीं, होती कोई है? मिट्टी ले लीजिए आप, हर मिट्टी बढ़िया है। हमारे देश की मिट्टी 1 नंबर की है, बहुत ही स्वस्थ मिट्टी है। आप उस मिट्टी में घुसे रहिए बस, वो आपको इतना कुछ दे देगी, वो ऐसी सेहत आपको दे देगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। उस मिट्टी में कोई बीज डालिए, उस बीज से प्यार कीजिए, उसको सींचिए, वो आपको मिल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बीज है और एक मिट्टी है, उन दो का मिलाप आपको कराना है, आपको फसल मिल जाएगी आपकी। मेथी लगाइए, आसान करो, पालक लगाइए, अपने घरों में गोभी लगाइए, कुछ भी लगाइए। आपके घरों में गमले होने चाहिए, उन गमलों में मिट्टी होनी चाहिए। अब ये मत कहिए कि हमारे पास तो बिल्कुल बालकनी नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। आपके पास रहने के लिए जगह है ना, वहाँ कहीं भी रख लीजिए। तो कुछ भी ग्रो आप अपने घर में कर सकते हैं। धूप की रोशनी आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, सूरज की रोशनी आपके पास आनी चाहिए। अगर आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आ रही तो घर रहने लायक नहीं है। सूरज की पहली किरण आपके घर में आनी चाहिए, वो घर स्वस्थ घर होता है। ये आपने बिल्कुल सही एक टिप्स हमारे लिसनर्स को दी है। और सुमित जी, भविष्य में हम भी चाहते हैं कि हमारे जो भारतीय किसान हैं वो सब आपकी तरह सोच रखने वाले हों और सबके घरों में अच्छा खाना पहुंचाएं। बिल्कुल, हम एक स्वस्थ राष्ट्र बनाएंगे मैम। जी बिल्कुल, और मोदी जी का तो विजन भी है कि हम साल 2047 और 50 तक एक ऐसा नेशन का डेवलपमेंट कर दे जो विकसित हो जाए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, वो तभी होगा जब हम स्वस्थ होंगे। बिल्कुल, हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही हम राष्ट्र निर्माण करेंगे। तो इसलिए अच्छा खाना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ अच्छी सोच भी रखनी जरूरी है। तो सुमित डागर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे आगे बहुत अच्छा लगा। मेरी फीलिंग ही अलग है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। जी, हम फिर मिलेंगे जब आप एक नया स्टार्टअप लेके आएंगे तो जरूर आपके साथ मुलाकात करेंगे। और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप किसानी खेती की कुछ टिप्स दें। तो ये भी हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम कार्यक्रम करें तो हमारे बच्चे हमारे साथ ही। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैं जरूर करूंगा इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, सुमित जी की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है, बल्कि ये हमें ये भी दिखाते हैं कि अगर जुनून और सही दिशा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपने खेती को सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि गर्व और नवाचार का प्रतीक बनाया।
हम धन्यवाद देते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने अपना जो समय है वो हमें दिया, हमारे श्रोताओं को इतनी सारी अद्भुत बातें बताई। दोस्तों, सुमित डागर जैसे किसान हमें ये सिखाते हैं कि हर चुनौती का हल हमारी मेहनत, लगन और सोच में छिपा होता है। तो आइए इस प्रेरणा को अपने जीवन में शामिल करें और अपनी मिट्टी से जुड़ें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और शानदार और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अपना रेडियो 96.9 FM